गाइस आज हम यहाँ पर करने वाले हैं 20 नवंबर 2016 का पहली शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर। राइट, तो पहला क्वेश्चन है द टर्म एडवेक स्टैंड्स फॉर। एडवेक शब्द का अर्थ क्या होता है? पहला है इलेक्ट्रॉनिक डिस्टिंक्ट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर और चौथा है इलेक्ट्रॉनिक डेटा वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। सो गाइस एडवेक एक ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। राइट, इसका आंसर होगा दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू स्टोर इंटरमीडिएट अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट रिजल्ट्स इन सीपीयू। सीपीयू में अंकगणित और गणितीय तर्क के मध्यवर्ती परिणाम स्टोर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? मतलब कि जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के रिजल्ट होते हैं उसे रखने का काम कौन करता है? पहला है एक्यूमुलेटर्स, दूसरा है बफर्स, तीसरा है वर्चुअल मेमोरी और चौथा है सेकेंडरी स्टोरेज। तो ये जो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के रिजल्ट्स होते हैं उसे रखने का काम करते हैं एक्यूमुलेटर्स। राइट, सो आंसर होगा पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डिवाइस और कंप्यूटर प्रोग्राम कैपेबल ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग ऑडियो डेटा स्ट्रीम इज नोन एज। ऑडियो डेटा स्ट्रीम को कोडिंग और डिकोडिंग करने के लिए में सक्षम डिवाइस या कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? पहला है ऑडियो सिग्नल्स, दूसरा ऑडियो थ्रूपुट, तीसरा है ऑडियो स्ट्रीम और चौथा है ऑडियो कोडेक। सो गाइस ऑडियो डेटा स्ट्रीम को कोडिंग और डिकोडिंग करने का काम करा जाता है ऑडियो कोडेक के द्वारा। सो आंसर होगा इसका चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर डिवाइस यूज्ड टू ड्रॉ इमेजेस एंड क्रिएट ग्राफिक्स एंड एनिमेशन इज नोन एज। छवियां चित्रित करने और ग्राफिक तथा एनिमेशन बनाने के लिए कंप्यूटर उपयोग होने वाली कंप्यूटर डिवाइस को किस नाम से जाना जाता है? तो इस जिस डिवाइस से ग्राफिक्स या फिर एनिमेशन वगैरह क्रिएट करे जाते हैं उस डिवाइस को क्या कहा जाता है? पहला है स्कैनर, दूसरा है ग्राफिक्स टैबलेट, तीसरा है कॉपियर और चौथा है पीडीएफ। सो इस जिस डिवाइस से एनिमेशन, ग्राफिक्स ये सारी चीजें तैयार करी जाती है वह कहलाती है ग्राफिक टैबलेट। राइट, आंसर होगा दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म ओएलईडी इन वीडियो डिस्प्ले स्टैंड्स फॉर। वीडियो डिस्प्ले में ओएलईडी का फुल फॉर्म क्या है? पहला है ऑर्गेनिक लाइट एनहेंसिंग डायोड, दूसरा है ऑक्सीडाइज्ड लाइट एमिटिंग डायोड, तीसरा है ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड और चौथा है ऑक्सीडाइज्ड लाइट एनहेंसिंग डायोड। तो इस ओएलईडी का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। राइट, तो आंसर होगा थर्ड नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड इन फिजिकल सिक्योरिटी सिस्टम टू रीड पर्सनल क्रेडेंशियल्स टू अलाउ पैसेज थ्रू अ लॉक्ड डोर। तालाबंद द्वार से रास्ता प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत जानकारी पढ़ने वाले फिजिकल सिक्योरिटी सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सी चीज लगी होती है? तो ये जो भी लॉक होता है गेट और उसमें अगर हम व्यक्तिगत जानकारी पढ़नी होती है फिजिकल सिक्योरिटी सिस्टम में तो उसमें कौन सी चीज लगी होती है? पहला है एक्सेस कंट्रोल कार्ड रीडर, दूसरा है सिक्योरिटी स्कैनर, तीसरा वीआर सेट्स और चौथा है मेमोरी कार्ड रीडर। तो गाइस उसमें एक्सेस कंट्रोल कार्ड रीडर्स लगे होते हैं जो फिजिकली व्यक्तिगत जानकारी को रीड करते हैं या पर्सनल डिटेल को रीड करते हैं। राइट, सो इसका आंसर होगा पहले नंबर का एक्सेस कंट्रोल कार्ड रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड विद रिगार्ड्स टू इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट के संबंध में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? पहला एसएसआई का, दूसरा पीएसआई का, तीसरा एमएसआई का और चौथा है वीएलएसआई का। सो इस आईसी के संदर्भ में पीएसआई का यूज नहीं करा जाता है, तो आंसर होगा दूसरे नंबर का। अब एसएसआई, एमएसआई, वीएलएसआई ये क्या होते हैं हम किसी दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following protocols was designed by Microsoft to facilitate communication between computers and USB mass storage devices to transfer images, audio and video files। कंप्यूटर और यूएसबी मास स्टोरेज डिवाइसेस के बीच में छवियों, ऑडियो, वीडियो फाइल को स्थानांतरित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से प्रोटोकॉल की रचना की गई थी? पहला है मीडिया ट्रांसफर प्रोटोकॉल की, दूसरा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की, चौथा है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल की, चौथा है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की। सो गाइस माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एक प्रोटोकॉल डेवलप करा गया था जिससे कंप्यूटर और यूएसबी के बीच में फाइल्स को, ऑडियो को या वीडियोस को, इमेजेस को ट्रांसफर करा जा सकता था। सुबह है एमटीपी बोल सकते हैं या फिर मीडिया ट्रांसफर प्रोटोकॉल। राइट, सो आंसर होगा पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टू डायमेंशनल पैटर्न एरे यूज्ड टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर, सिंबल्स एंड इमेजेस इज नोन एज। एक आयामी पैटर्न सरणी का उपयोग चिन्हों, संकेतों, छवियों को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है, उसे खालिस्तान कहते हैं। पहला लाइन वर्क, दूसरा रिजोल्यूशन, तीसरा है डॉट मैट्रिक्स, चौथा है वेक्टर। टू डायमेंशनल पैटर्न एरे होता है जिसका यूज करा जाता है इमेजेस, सिंबल्स या कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसे कहा जाता है डॉट मैट्रिक्स। राइट, सो आंसर होगा इसका तीसरे नंबर का डॉट मैट्रिक्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द फास्टेस्ट एक्सेस टाइम इन टर्म ऑफ डेटा रिट्राइवल। सो डेटा रिट्राइवल के संदर्भ में फास्ट एक्सेस किसका होता है? पहला एसएसडी का, दूसरा एचडीडी का, तीसरा है मैग्नेटिक टेप का और चौथा है सीडी का। तो ये जैसे हमारे कंप्यूटर है, लैपटॉप है, स्लो वर्क कर रहे हैं, मतलब कि हम जो भी काम करते हैं वह बहुत ही डेटा का रिट्राइवल उसमें बहुत स्लो होता है, राइट। सो अगर हमें उसकी स्पीड को बढ़ाना है तो हम उसमें बोलते हैं एसएसडी ऐड करा लो सिस्टम में, तो उसमें एसएसडी हम लगवा लेते हैं, अलग से ऐड करा सकते हैं, जिसकी वजह से सिस्टम की रिट्राइवल फास्ट हो जाती है, राइट। तो आंसर होगा पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्फ कंटेंट स्टेप बाय स्टेप सेट ऑफ ऑपरेशंस दैट ओनली मॉडल्स द एक्चुअल वर्किंग of a computer program but cannot be executed directly in is known as। स्व अंतर्विष्ट चरण दर चरण ऑपरेशन का सेट जो कंप्यूटर प्रोग्राम की एक वास्तविक प्रणाली को केवल गढ़ता है किंतु जिसे सीधे तौर पर क्रियान्वित नहीं किया जा सकता, उसे खालिस्तान कहा जाता है। गाइस यहाँ पर पूछा गया है कि जो वह कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसे स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशन से कंटेन करा जाता है। सो वह होगा एल्गोरिदम, राइट। तो इसका आंसर होगा एल्गोरिदम, जैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिखी होती है सारी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लेवर ऑफ यूनिक्स। इनमें से कौन सा यूनिक्स का वर्जन नहीं है? पहला लाइनक्स, दूसरा FreeBSD, तीसरा पाइथन और चौथा है डार्विन। तो गाइस यहाँ पर यूनिक्स का वर्जन पाइथन नहीं है, पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, तो इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लाइट सिम्युलेटर यूजुअली बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। फ्लाइट सिम्युलेटर इनमें से कौन सी कैटेगरीज से संबंधित है? पहला ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, दूसरा एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, तीसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर, चौथा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो गाइस इनमें से फ्लाइट सिम्युलेटर किससे बिलोंग करता है, मतलब कि ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? सो फ्लाइट सिम्युलेटर है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसका यूज करा जाता है हमें किसी विशेष काम को करने के लिए, राइट। सो आंसर होगा चौथे नंबर का। नेक्स्ट है असेंबली लैंग्वेज इज कन्वर्टेड इनटू एक्जीक्यूटेबल मशीन कोड बाय यूटिलिटी प्रोग्राम रेफर्ड टू एज। असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में किस यूटिलिटी प्रोग्राम के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है? पहला असेंबलर के द्वारा, दूसरा डीबगर, तीसरा मैक्रो और चौथा है पार्सर के द्वारा। तो इस असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करने के लिए किया जाता है असेंबलर का यूज, राइट। सो इसका आंसर होगा पहले नंबर का असेंबलर। Next question है a software program that operates or control a particular type of device that is attached to a computer is known as। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कंप्यूटर से जुड़ी विशेष प्रकार की डिवाइस को ऑपरेट या कंट्रोल करता है उसे खालिस्तान कहा जाता है। मतलब कि हम कैसे, यदि कोई हार्डवेयर अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में अटैच करते हैं तो वो उसे अटैच करने के साथ उस पर्टिकुलर डिवाइस को रन करने का काम करता है, ऑपरेट करने का काम करता है, वह क्या कहलाएगा? पहला है इंटरप्ट, दूसरा डिवाइस ड्राइवर, तीसरा है ट्रैप और चौथा है माइक्रो कंट्रोलर। सो गाइस जब भी हम किसी हार्डवेयर को अपनी डिवाइस से अटैच करते हैं तो उसमें एक डिवाइस ड्राइवर होता है जो उस पर्टिकुलर डिवाइस के लिए होता है और उसे ऑपरेट करने का काम करता है। तो इसका आंसर होगा दूसरे नंबर का डिवाइस ड्राइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल्स इज अ डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम सेल फॉर डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सी फाइल डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम सेल है? पहला है ऑटो एग्जैक्ट डॉट BAT, दूसरा है कमांड डॉट कॉम, तीसरा है कर्नल 32 डॉट DLL, चौथा है रन 30 पॉइंट DLL। सो गाइस यहाँ पर कमांड डॉट कॉम फाइल डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम सेल है, राइट। तो आंसर होगा इसका दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ बूटिंग अ कंप्यूटर फ्रॉम अ नेटवर्क रादर देन अ लोकल ड्राइव इज नोन एज। कंप्यूटर को लोकल ड्राइव की बजाय नेटवर्क से बूट करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? पहला है शेड्यूल्ड बूटिंग, दूसरा है नेटवर्क बूटिंग, तीसरा है अटेंडेड बूटिंग, चौथा है साइलेंट बूटिंग। सो गाइस नेटवर्क से बूट करने की प्रोसेस को नेटवर्क बूटिंग कहा जाता है, राइट। सो आंसर होगा दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज रिस्पांसिबल फॉर फॉरवर्डिंग डेटा पैकेट बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क। इनमें से कौन सी डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर नेटवर्क पर डेटा पैकेट भेजे जाते हैं? पहला रिपीटर के द्वारा, दूसरा हब के द्वारा, तीसरा मॉडेम और चौथा है राउटर्स के द्वारा। तो इस नेटवर्क पर डेटा पैकेट्स का ट्रांसमिशन राउटर के द्वारा करा जाता है, राइट। सो इसका आंसर होगा चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिजिटल इमेज दैट इज यूज्ड एज अ डेकोरेटिव बैकग्राउंड ऑन द स्क्रीन ऑफ अ कंप्यूटर इज नोन एज। कंप्यूटर की स्क्रीन पर सजावटी बैकग्राउंड के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिजिटल इमेज को क्या कहा जाता है? पहला डेस्कटॉप, दूसरा स्क्रीन सेवर, तीसरा वॉलपेपर या फिर चौथा इमेज। तो गाइस हमने जब भी डेस्कटॉप पर एक बैकग्राउंड में लगी हुई जो इमेज होती है वह कहलाती है वॉलपेपर, राइट। सो आंसर होगा इसका तीसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज एक्ट्स एज अ सेफ्टी नेट फॉर मिस्टेकनली डिलीटेड फाइल्स और फोल्डर फ्रॉम द हार्ड डिस्क। विंडोज में से जब भी कोई कंपोनेंट हार्ड डिस्क में से गलती से डिलीट हो जाता है
तो वह कौन सी चीज है या वह कौन सा फीचर है जो उसे डिलीट होने से बचाता है? पहला है माई डॉक्यूमेंट, दूसरा इंटरनेट एक्सप्लोरर, तीसरा है टास्क बार और चौथा है रिसाइकिल वे। तो गाइस जब भी गलती से कोई चीज डिलीट हो जाती है, तो जैसे हार्ड डिस्क से कोई हमने फाइल या फोल्डर को डिलीट कर दिया, देन रिसाइकिल बिन एक कहना चाहिए सिक्योरिटी सिस्टम का काम करता है कि अगर कोई फाइल हमसे धोखे से डिलीट हो जाती है तो वह रिसाइकिल बिन में जाती है, और जिसके बाद हम उस फाइल को वापस रिस्टोर भी कर सकते हैं। राइट, तो इसका आंसर होगा चौथे नंबर का रिसाइकिल बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस is used for powering down a computer while retaining its current state and saving electrical power? सो निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग कंप्यूटर को उसकी वर्तमान स्थिति में रखने और बिजली की बचत करने के लिए इसे बंद करते समय किया जाता है? पहला हाइबरनेट, दूसरा स्लीप, तीसरा रीस्टार्ट और चौथा है शटडाउन। तो गाइस जैसा कंप्यूटर अभी नॉर्मली है, मतलब कि कोई प्रोग्राम खुला हुआ है या कुछ भी है और उसे हमें बंद करना है ताकि पावर सेव करी जा सके, सो उसके लिए हम किस सिस्टम या किस फीचर का यूज करेंगे? पहला हाइबरनेट, दूसरा स्लीप, तीसरा रिस्टार्ट और चौथा है शटडाउन। सो इसके लिए करते हैं हाइबरनेट का यूज, जिससे कि पावर को सेव करा जा सके, मतलब इलेक्ट्रिकल पावर को सेव करा जा सके और उसमें जो हमारे प्रोग्राम या सिस्टम जो सारी चीजें खुली हुई हैं वो ज्यों की तरह है। राइट, सो आंसर होगा इसका पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग मैसेज इन सच अ वे दैट ओनली ऑथोराइज्ड यूजर कैन रीड इट इज रेफर्ड टू एज। संदेश को एनकोड करने की उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिससे केवल अधिकृत उपयोगकर्ता ही संदेश को पढ़ सकता है? मतलब कि जैसे आपने व्हाट्सएप में लिखा हुआ देखा होगा कि दिस मैसेज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, मतलब कि जो मैसेज किसी के द्वारा भेजा जा रहा है वह किसी के द्वारा भी बीच में नहीं पढ़ा जाएगा, जो भेज रहा है और जिसके पास वो पहुंच रहा है, मतलब सेंडर और रिसीवर, उन दोनों के द्वारा ही मैसेज को पढ़ा जा सकता है। राइट, सो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, डिक्रिप्शन, दूसरा है एनक्रिप्शन, तीसरा प्राइवेसी और चौथा है मैसेज सीक्रेसी। तो गाइस मैसेज को एनकोडिंग करने की जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं एनक्रिप्शन। राइट, सो आंसर होगा दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इन सिक्योरिटी वेबसाइट विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आइडेंटिफाइज a user as a human and not an automated program feeding in the data? सुरक्षित वेबसाइट में निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति यह पहचान करती है कि डेटा किसी मनुष्य के द्वारा डाला जा रहा है, ना कि किसी स्वचालित प्रोग्राम के द्वारा? पहला है स्पैम ब्लॉकर, दूसरा फायरवॉल, तीसरा है हनी बॉट और चौथा है कैप्चा। तो guys, जब भी हम किसी वेबसाइट पर लॉग इन करते हैं, कोई भी मतलब सिक्योरिटी वेबसाइट होती है, तो उसमें हमें आईडी पासवर्ड डालने के अलावा एक और चीज डालनी होती है, वह कहलाती है कैप्चा, जिससे यह कंफर्म करा जाता है वेबसाइट के द्वारा कि यह जो कैप्चा है या जो भी ये सिस्टम डाला जा रहा है वह किसी ऑटोमेटेड मशीन के द्वारा नहीं बल्कि किसी इंसान के द्वारा ही करा जा रहा है। राइट, सो इसका आंसर होगा चौथे नंबर का कैप्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट ऑप्शंस इज द मेजर ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ अ पासवर्ड इन रिस्ट्रिक्शन पासवर्ड गैसिंग? निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा पासवर्ड की प्रभावकारिता का अंदाज लगाया जाता है जिससे पासवर्ड का अनुमान लगाना कठिन होता है? पहला है पासवर्ड कोड, दूसरा है पासवर्ड लेंथ, तीसरा है पासवर्ड स्ट्रेंथ और चौथा है पासवर्ड स्कोप। गाइस पासवर्ड स्ट्रेंथ के द्वारा हम पासवर्ड की इफेक्टिवनेस को कैलकुलेट कर पाते हैं। राइट, तो आंसर होगा तीसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब एन एरर इन कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कॉज इज इट इज टू प्रोड्यूस अनडिजायर्ड रिजल्ट? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कंप्यूटर प्रोग्राम में उस त्रुटि का वर्णन करता है जिसकी वजह से कंप्यूटर प्रोग्राम में अवांछित परिणाम उत्पन्न होते हैं? पहला सॉफ्टवेयर बूट, दूसरा है सॉफ्टवेयर क्रैश, तीसरा है सॉफ्टवेयर मेल फंक्शन और चौथा है सॉफ्टवेयर बग। सो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से वह कौन सी चीज कहलाती है या उस प्रोसेस को, उस सिस्टम को क्या कहेंगे जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम में एरर आ जाती है और उस एरर की वजह से कंप्यूटर में अनडिजायर्ड रिजल्ट मिलने लगते हैं। राइट, सो उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर बग, मतलब कि सॉफ्टवेयर में कुछ गड़बड़ी आ गई है जो कंप्यूटर प्रोग्राम में हमें अनडिजायर्ड रिजल्ट मिल रहा है। राइट, तो आंसर होगा चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज्ड टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड रिमूव मैलिशियस सॉफ्टवेयर फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम? निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग करके कंप्यूटर सिस्टम से दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को रोकने, पता लगाने और हटाने के लिए किया जाता है? पहला एंटीवायरस का, दूसरा एंटीजन का, तीसरा एंटी स्पैम का और चौथा एंटीबॉडी का। सो इनमें से किस प्रोग्राम का यूज करके हम सिस्टम में मैलिशियस सॉफ्टवेयर का पता लगा सकते हैं और उन्हें बाहर भी कर सकते हैं? सो भाई कहलाता है गाइस एंटीवायरस। एंटीवायरस का यूज करके हम जो भी वायरस है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, उनका पता कर सकते हैं और उसे कंप्यूटर से बाहर निकाल सकते हैं। राइट, तो इसका आंसर होगा पहले नंबर का एंटीवायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाइल एक्सटेंशन डॉट पीएनजी इज द शॉर्ट फॉर्म। डॉट पीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? पहला है पार्टीशन
नेटवर्क ग्राफिक्स, दूसरा है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, तीसरा प्रेजेंटेशन नेचुरल ग्राफिक्स और चौथा है पोर्टेबल नेचुरल ग्राफिक्स, राइट। सो पीएनजी का फुल फॉर्म होता है गाइस पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। दूसरे नंबर का इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is not a file or folder attribute in traditional DOS and Windows system। निम्नलिखित में से कौन सा एट्रीब्यूट पारंपरिक DOS और Windows सिस्टम में फाइल या फोल्डर से संबंधित नहीं है। पहला है आर्काइव, दूसरा है हिडन, तीसरा है रीड ओनली और चौथा है राइट ओनली। सो गाइस यहाँ पर विंडोज डॉस या फिर विंडोज सिस्टम में फाइल या फोल्डर से संबंधित यहाँ ऑप्शन जो दिया गया है वह राइट ओनली एट्रीब्यूट विंडोज डॉस या फिर विंडोज से रिलेटेड नहीं है, राइट। सो आंसर होगा इसका चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फाइल मैनेजमेंट अ परमानेंट रिप्रोडक्शन ऑफ फाइल डेटा इन द फॉर्म ऑफ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट इज नोन एज। फाइल प्रबंधन में फाइल डेटा को स्थायी रूप से प्रिंट दस्तावेज के रूप में फिर से उत्पन्न करने को क्या कहा जाता है। पहला सॉफ्ट कॉपी, दूसरा है डॉक्यूमेंट बैकअप, तीसरा है हार्ड कॉपी और चौथा है ब्लूप्रिंट। तो इस दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए यहाँ कहा जाता है हार्ड कॉपी, राइट। तो इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम द की कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप वुड ओपन। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप क्या खोलेगा। पहला कंट्रोल पैनल, दूसरा विंडोज डिवाइस मैनेजर, तीसरा प्रोग्राम मेन्यू और चौथा है विंडोज टास्क मैनेजर। सो गाइस ये हमने पहले भी की कॉम्बिनेशन पढ़ा हुआ है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप का यूज करने से विंडोज टास्क मैनेजर ओपन होता है या फिर कहा जाए तो सिस्टम को हम रिबूट कर सकते हैं, राइट। इसका दूसरा की कॉम्बिनेशन है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट, राइट। आंसर होगा इसका चौथी नंबर का विंडोज टास्क मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अ कंप्यूटर टू क्रिएट एडिट एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट इज कॉमनली नॉन एज। किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए, एडिट करने को, उसको प्रिंट करने को की प्रोसेस जो होती है उसे क्या कहते हैं। पहला वर्ड आर्ट, दूसरा है वर्ड प्रोसेसिंग, तीसरा है वर्ड फॉर्मेटिंग, चौथा है वर्ड डेफिनेशन। सो गाइस किसी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने, एडिट करने या फिर उसे प्रिंट करने की प्रोसेस को कहा जाता है वर्ड प्रोसेसिंग, राइट। सो आंसर होगा इसका दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन इन एमएस वर्ड। सो इनमें से कौन सा फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन का कोई कंपोनेंट नहीं है। पहला फाइंड होल वर्ड्स ओनली, दूसरा है मैच केस, तीसरा है फाइंड बाय डॉक्यूमेंट डेट और चौथा है मैच प्रीफिक्स। सो गाइस यहाँ पर अगर हम फाइंड और रिप्लेस ऑप्शन का यूज करते हैं एमएस वर्ड में, देन वहां पर हमें पहला ऑप्शन जैसे कि होल फाइंड होल वर्ड्स ओनली मतलब कि पूरा शब्द ढूंढना, ये हमें ऑप्शन मिलता है। दूसरा मैच केस मतलब कि सेम जो हम सर्च कर रहे हैं वहीं का वहीं, तो ये भी हमें मिलता है। इसके अलावा फाइंड बाय डॉक्यूमेंट डेट मतलब डॉक्यूमेंट डेट के हिसाब से फाइंड करना, ये नहीं मिलता है। मैच प्रीफिक्स ये मिलता है, राइट। सो यहाँ पर आंसर होगा इसका तीसरे नंबर का फाइंड बाय डॉक्यूमेंट डेट। ये एमएस वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एमएस वर्ड द फाइल एक्सटेंशन डॉट एक्सपीएस स्टैंड्स फॉर। एमएस वर्ड में एक्सपीएस फाइल एक्सटेंशन का पूरा मतलब क्या है। पहला है एक्स एस एल टी पेपर स्टाइलिंग, दूसरा है एक्स एस एल पेज स्टाइल, तीसरा है एक्स एम एल पेज स्पेसिफिकेशन और चौथा है एक्स एम एल पेपर स्पेसिफिकेशन। सो गाइस एम एस वर्ड में डॉट एक्स पी एस का फुल फॉर्म होता है एक्स एम एल पेपर स्पेसिफिकेशन, राइट। सो आंसर होगा इसका चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वर्ड डॉक्यूमेंट कंटेनिंग स्टैंडर्ड लेबोरेटरी रिजल्ट हैज मल्टीपल कॉपीज distributed to a number of site supervisors for data feeding. How to view and or retain the original as well as the revised values. So एक वर्ड दस्तावेज में जिसमें मानक प्रयोगशाला के परिणाम हैं जिसकी अनेक प्रतिलिपियां डेटा डालने के लिए बहुत सारे सुपरवाइजर को वितरित की गई हैं, किस तरह से मूल और संशोधित वैल्यू को आप देख या कायम रख सकते हैं। मतलब कि एक वर्ड में किसी मानक प्रयोगशाला के परिणाम दिए गए हैं और उनकी कई सारी प्रतिलिपियां हैं, मतलब जो कई सारी कॉपीज हैं जो बहुत सारे सुपरवाइजर में बांटी गई हैं। अब हम उसकी मेन कॉपी को और कहना चाहिए अपडेटेड कॉपी को कैसे देख सकते हैं। पहला क्रॉस रेफरेंस, तीसरा दूसरा है कॉम्बिनेशन, तीसरा है फाइंड एंड रिप्लेस और चौथा है स्प्लिट विंडोज। तो गाइस यहाँ पर हमें हर एक जो कॉपीज हैं उनके द्वारा जो अपडेशन करा गया है उसको अगर हमें अपडेटेड फॉर्म में देखना है तो वो कहलाता है कंबाइन। कंबाइन फीचर्स का यूज करके हम सारे ओरिजिनल वैल्यूज को या फिर कहना चाहिए एडिटेड वैल्यूज को देख सकते हैं, राइट। तो आंसर होगा इसका दूसरे नंबर का कंबाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू राइट अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर मस्ट बी यूज्ड। सो इस फॉर्मूला में कौन से फीचर का यूज करा गया है। पहला सुपरस्क्रिप्ट का, दूसरा सबस्क्रिप्ट का, तीसरा पैराग्राफ स्पेसिंग का और चौथा है ड्रॉप कैप का। सो गाइस यहाँ पर जो जेड
ऊपर स्क्वायर लगा है, एक्स के ऊपर स्क्वायर और वाई के ऊपर स्क्वायर। सो ये जो स्क्वायर लगा हुआ है इसे कहा जाता है सुपरस्क्रिप्ट, राइट। सो इसका आंसर होगा पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एमएस वर्ड टू रिड्यूस फॉन्ट साइज विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज्ड। एमएस वर्ड में फॉन्ट की साइज को रिड्यूस करने के लिए, मतलब कम करने के लिए, कौन से शॉर्टकट की का यूज करा जाएगा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी का, कंट्रोल प्लस रिटर्न का, कंट्रोल प्लस ब्रैकेट का, और अल्ट प्लस इक्वल का। सो गाइस यहाँ पर अगर हमें फॉन्ट की साइज को कम करना है तो कंट्रोल प्लस इक्वल, इस शॉर्टकट की का यूज करके हम एमएस वर्ड में फॉन्ट की साइज को कम कर सकते हैं, राइट। आंसर होगा तीसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू नेविगेट फ्रॉम वन वर्कशीट टू नेक्स्ट नेक्स्ट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वर्क सीट नंबर्स। वर्क सीट संख्याओं के बढ़ते हुए क्रम में एक वर्क सीट से अगली वर्क सीट पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो जैसे लेफ्ट टू राइट, यहाँ मतलब कहना चाहिए यहाँ क्वेश्चन में जो पूछा गया है, लेफ्ट टू राइट जाने के लिए हम कौन से की का यूज करेंगे? पहला है कंट्रोल प्लस पेज डाउन का, दूसरा कंट्रोल प्लस F9, तीसरा कंट्रोल प्लस पेज अप और चौथा है कंट्रोल प्लस F10। सो ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि अगर हमें लेफ्ट टू राइट या असेंडिंग ऑर्डर में आगे बढ़ना है या इंक्रीजिंग ऑर्डर में आगे बढ़ना है तो उसके लिए हमें कौन से शॉर्टकट की का यूज करना होगा। सो यहाँ पर अगर हम कंट्रोल प्लस पेज डाउन का यूज करते हैं तो लेफ्ट टू राइट हम एक एक करके वर्क सीट पर मूव करते जाएंगे, राइट। तो आंसर होगा इसका पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट इन अ वर्कबुक। एक वर्कबुक में नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का यूज करा जाएगा? पहला शिफ्ट प्लस F9 का, दूसरा शिफ्ट प्लस F10 का, तीसरा है शिफ्ट प्लस F11 का और चौथा है शिफ्ट प्लस F12 का। गाइस यहाँ पे अभी जो क्वेश्चन आया हुआ था कि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आगे बढ़ना है, यहाँ पर दिख रहा होगा सीट 1, सीट 2, सीट 3, और क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में या लेफ्ट टू राइट अगर सीट पर बढ़ना है, जैसे पहले सीट 1 पर, फिर सीट 2, फिर सीट 3 पर, तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे ताकि इसको हम लेफ्ट टू राइट जा सकें। सो अगर हम कंट्रोल प्लस पेज डाउन करेंगे तो ये पहले से सीट 1 पर था, सीट 2 पर आ गया, देन फिर से किया तो सीट 3 पर आ गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि अगर हमें किसी वर्कबुक में वर्कशीट को इंसर्ट करना है, न्यू वर्कशीट क्रिएट करनी है, तो हम क्या करेंगे? सो यहाँ पर गाइस 3 वर्कशीट पहले से बाई डिफॉल्ट आती हैं। अब अगर हमें एक और वर्कशीट को इंसर्ट करना है यहाँ पर, तो हम फिर यहाँ पर शॉर्टकट की दबाएंगे शिफ्ट प्लस F11। शिफ्ट प्लस F11 करने से वर्कबुक में और नई सीट ऐड होती जाएंगी। जैसे यहाँ पर MS एक्सेल खुला हुआ है, मैंने जैसे शिफ्ट के साथ F11 किया, ये देखिए यहाँ पर सीट 4 करके ऐड हो गई, राइट। तो आंसर इसका होगा तीसरे नंबर का शिफ्ट प्लस F11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कॉपी सेल फॉर्मेट्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर विच ऑफ द फॉलोइंग यूटिलिटीज कैन बी यूज्ड। सेल फॉर्मेट को एक सेल से दूसरी सेल में कॉपी करने के लिए किस उपयोगिता का उपयोग किया जाता है? पहला कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, दूसरा फॉर्मेटिंग पेंटर का, तीसरा फॉर्मेट सेल्स का और चौथा है फॉर्मेट स्टाइल का। तो गाइज हमने ये पिछले किसी क्वेश्चन पेपर में भी पढ़ा हुआ है कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर प्लेस की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरी जगह पर पेस्ट करना है, केवल फॉर्मेटिंग को, तो उसके लिए हम करेंगे फॉर्मेट पेंटर का यूज, राइट। तो आंसर होगा इसका दूसरे नंबर का फॉर्मेट पेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइपिंग अ रेंज ऑफ सेल्स टुगेदर सो दैट दे कैन बी कोलैप्स्ड और एक्सपेंडेड टुगेदर इज नोन एज। टाइंग अ रेंज ऑफ cells together so that they can be collapsed और expanded together is known as। मतलब कि हम कुछ एक सेल के ग्रुप को बांध देते हैं ताकि उनको एक बार एक साथ एक्सपेंड करा जा सके या उन्हें खत्म किया जा सके। सो उस प्रक्रिया को या उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? पहला है सॉर्ट, दूसरा कॉन्सोलिडेट, तीसरा सब टोटल और चौथा है ग्रुप। सो इस सेल के सिलेक्टेड सेल्स को एक ग्रुप बनाना ताकि उनके साथ में जो भी फॉर्मेटिंग करी जाती है या जिनको जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई की जा सकती है उसे, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? साथ बांधने की प्रोसेस को, राइट। सो सिलेक्टेड डेटा या सिलेक्टेड सेल्स की एक रेंज को साथ बांधने की प्रोसेस कहलाती है ग्रुप करना, राइट। सो आंसर होगा इसका चौथे नंबर का ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सप्रेशन इज इक्वल टू मोड 558,10 वुड रिटर्न विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू। तो ये हमने क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन पेपर में भी पढ़ा हुआ है कि मोड का अगर हम यूज करते हैं, मोड फंक्शन का यूज करने से हमें क्या रिजल्ट मिलता है। सो इस मोड फंक्शन का यूज करने से रिजल्ट ये मिलता है कि यहाँ पर रिमाइंडर रिटर्न में हमें मिलता है। जैसे 558, अगर इसे हम 10 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आएगा वही इसका रिटर्निंग वैल्यू होगी। सो ऑप्शन है पहला 8, दूसरा 55.8, तीसरा है 1 और चौथा है 558। तो गाइस यहाँ अगर हम 558 को 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ शेष यानी कि रिमाइंडर बचेगा 8, और यहाँ आंसर भी होगा इसका 8 क्योंकि हमने मोड फंक्शन का यूज करा है। और मोड फंक्शन का मतलब होता है जो पहले नंबर लिखी हुई होती है उसे दूसरी
जो नंबर लिखी होती है उससे डिवाइड करना। मतलब 555 को 10 से डिवाइड करने से जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारी रिटर्निंग वैल्यू होगी। तो आंसर आएगा 8, मतलब कि पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट टाइप वुड बी यूजफुल फॉर कंपेयरिंग वैल्यूज ओवर कैटेगरीज। निम्नलिखित में से किस चार्ट प्रकार से श्रेणियों की बजाय मानों की वैल्यू करना उपयोगी होता है। सो गाइस, अगर हमें वैल्यूज की कंपैरिजन करना है तो हम इनमें से किस चार्ट का यूज करेंगे। पहला डॉट ग्राफ का, दूसरा कॉलम चार्ट का, तीसरा लाइन चार्ट का और चौथा है पाई चार्ट का। सो यदि हमें यहाँ पर वैल्यू की कंपैरिजन करनी है, मतलब मानों का डिफरेंस देखना है, कंपैरिजन करनी है, तो हम यहाँ पर करेंगे कॉलम चार्ट का यूज, जिससे हम बड़े आसानी से कंपैरिजन देख सकते हैं। राइट, सो आंसर होगा दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन इन एमएस एक्सेल। इनमें से कौन सा फंक्शन एमएस एक्सेल का नहीं है। पहला मैक्स, दूसरा सम, तीसरा एवीजी और चौथा है मिनिमम। सो यहाँ पर गाइस, मैक्स यानी कि ये मैक्सिमम, सम यानी कि टोटल, एवरेज, एबीजी करके कोई फॉर्मूला नहीं होता या कोई फंक्शन नहीं होता है। अगर हमें एवरेज देखना भी है तो एवरेज की पूरी स्पेलिंग लिखी हुई होती है। राइट, सो यहाँ पर जो फीचर एबीजी है, ये फंक्शन कोई भी एमएस एक्सेल में नहीं होता है। एबीजी करके कोई भी फंक्शन नहीं होगा। राइट, आंसर होगा तीसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज टाइप इज नॉट वैलिड फॉर फिल सीरीज ऑप्शन। सीरीज को भरने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सीरीज प्रकार वैध नहीं है। अब सीरीज बनना क्या होता है, जैसे मान के चलो हमें कोई एक सीरीज बनानी है, हमें वन से 1 2 3 ऐसे करके हमें 1 से 20 तक की नंबर्स लिखनी है, तो हम यहाँ एक एक करके टाइप नहीं करेंगे। उसे टाइप करने का तरीका ये होता है, जैसे हमने यहाँ 1 लिखा, 2 लिखा, अब हमें जहां तक नंबर चाहिए है तो हम दोनों को सिलेक्ट करके नीचे कोने को पकड़ के और क्लिक करके नीचे तक ड्रैग करना है जहां तक हमें नंबर चाहिए होती है। राइट, तो इस तरह से हम नंबर बना सकते हैं। ये कहलाते हैं ऑटो सीरीज बनाना या ऑटो फिल करना। सो यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन से ऑप्शन को ऑटोमेटिक सीरीज नहीं क्रिएट कर सकते हैं। सो पहला है ऑटो फिल, दूसरा ग्रोथ, तीसरा लाइनियर और चौथा है टाइम। सो गाइस, यहाँ हम टाइम की ऑटो फिल सीरीज नहीं बना सकते। आंसर होगा चौथे नंबर का टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंटरप्राइज नीड्स टू मेंटेन एक्सपेंसेस ऑन स्टेशनरी, ट्रांसपोर्टेशन, स्नैक्स, telephone and mobile bills etc. for every month. The same needs to be analyzed in order to cut down the unnecessary expenses. What would be the best analytical tool for the following? So, एक उद्यम को हर महीने स्टेशनरी, परिवहन, नाश्ता, टेलीफोन और मोबाइल बिलों के खर्चों का रखरखाव करने की आवश्यकता होती है और अनावश्यक खर्चों को कम करने के लिए उनका विश्लेषण भी करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा विश्लेषणात्मक उपकरण कौन सा है। तो यहाँ पर एक एंटरप्राइज या एक बिजनेस का सारा खर्चा दिखाया गया है, अब उसमें वह कटौती करना चाहता है, तो इनमें से कौन सा अच्छा तरीका है जिससे वह उस कटौती को कर सके। पहला है पाइवट टेबल, दूसरा है मैक्रो, तीसरा है व्हाट इफ एनालिसिस, चौथा है फिल्टर। सो इस पाइवट टेबल का यूज करके कोई भी उद्यम या कोई भी बिजनेस अपना सारा रिकॉर्ड रख सकता है, मतलब कि जो भी उसका एक्सपेंसेस है और उसके बाद जो भी अननेसेसरी एक्सपेंसेस है उनको कट आउट कर सकते हैं। राइट, तो आंसर होगा इसका पहले नंबर का पाइवट टेबल। पाइवट टेबल क्या होता है, हम किसी पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ेंगे उसका सारा सिस्टम की कैसे उसको यूज करा जाता है, कैसे उसमें ये सारी चीजों को रिकॉर्ड रखा जा सकता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट टाइप इज सिमिलर टू अ स्कैटर चार्ट बट अनलाइक द स्कैटर चार्ट कंपेयर्स द सेट ऑफ 3 वैल्यूज इंस्टेड ऑफ 2। निम्नलिखित में से चार्ट का कौन सा प्रकार स्कैटर चार्ट जैसा होता है, परंतु स्कैटर चार्ट के विपरीत 2 की बजाय 3 वैल्यू की तुलना करता है। सो गाइस, यहाँ पर पूछा गया है कि वह कौन सा चार्ट है जो स्कैटर चार्ट की तरह ही होगा, पर जैसे स्कैटर चार्ट में 2 वैल्यूज की तुलना करी जाती है, लेकिन यहाँ 2 की जगह 3 की तुलना करी जाएगी। पहला है पाई चार्ट, दूसरा बबल चार्ट, तीसरा है एरिया चार्ट और चौथा है रडार चार्ट। सो गाइस, बबल चार्ट होता है स्कैटर चार्ट की तरह ही और इसमें 2 की जगह 3 वैल्यूज की कंपैरिजन करी जा सकती है। राइट, तो इसका आंसर होगा दूसरे नंबर का बबल चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग द डेटा फ्रॉम द इंटरनेट इज नोन एज। इंटरनेट से डेटा प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पहला डाउनलोडिंग, दूसरा अपलोडिंग, तीसरा फॉरवर्डिंग और चौथा है एनकोडिंग। तो इस इंटरनेट से कोई भी चीज अगर हम अपने डिवाइस पर लाते हैं तो उसे कहा जाता है डाउनलोडिंग। राइट, सो आंसर होगा इसका पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज्ड टू सेट विजुअल अपीयरेंस ऑफ द वेब पेज बिसाइड्स एचटीएमएल। एचटीएमएल के अतिरिक्त वेब पेज में दृश्य यानी कि विजुअल अपीयरेंस या दिखावट को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का यूज करा जाता है। पहला टीसीपी का, दूसरा सीटीएमएल का, तीसरा एक्सएमएल का और चौथा है सीएसएस का। तो इस एचटीएमएल के अलावा अगर हमें विजुअल अपीयरेंस को बढ़ाना है तो हमें यहाँ पर सीएसएस का यूज करना होगा, जिससे कि विजुअल अपीयरेंस को बढ़ाया जा सके। राइट, सो इसका आंसर होगा चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एन इंटरनेट स्टैंडर्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसमिशन। इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसमिशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प
इंटरनेट स्टैंडर्ड है? पहला सिंपल मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दूसरा है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तीसरा है सिंपल मेल ट्रांसलेट प्रोटोकॉल और चौथा है सिंपल मैसेज टाइप प्रोटोकॉल। सो गाइस, मेल के ट्रांसमिशन के लिए जो प्रोटोकॉल यूज करा जाता है वह है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मतलब कि एसएमटीपी। एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का एक संक्षिप्त रूप है। आंसर होगा दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज यूज्ड फॉर डिलीवरिंग ऑडियो एंड वीडियो ओवर आईपी एड्रेस आईपी नेटवर्क? पहला यूडीपी, दूसरा आरटीपी, तीसरा एसएमटीपी और चौथा है बीजीपी। सो इसमें पूछा गया है, आईपी नेटवर्क पर ऑडियो और वीडियो को भेजने के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रोटोकॉल का यूज करा जाता है? सो गाइस, यदि हमें रियल टाइम में ऑडियो और वीडियो को आईपी एड्रेस यानी नेटवर्क के थ्रू भेजना है, सो वह कहलाता है आरटीपी। आरटीपी का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, राइट? इसको नोट कर सकते हैं आप, रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। मैं इसको यहाँ पर नोटपैड पर एक बार नोट कर दे रहा हूँ, राइट? रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वेब पेज डिजाइनिंग द टर्म सीएसएस इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ? वेब डिजाइनिंग के संदर्भ में सीएसएस का फुल फॉर्म क्या है? पहला कंटेंट स्टाइल शीट्स, दूसरा कैटेगरी स्टाइल शीट्स, तीसरा कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स और चौथा है कंटेंट स्टोरेज शीट। तो सीएसएस का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। सो आंसर होगा इसका तीसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ मूविंग और कॉपीइंग द डेटा बिटवीन द टू स्टोरेज डिवाइसेस इज नोन एज? दो स्टोरेज डिवाइसों के बीच में डेटा को मूव या कॉपी करने को क्या कहा जाता है? पहला डाउनलोडिंग, दूसरा डेटा ट्रांसफर, तीसरा अपलोडिंग और चौथा है कंप्यूटिंग। सो गाइस, यदि हम दो डिवाइस के बीच में डेटा को ट्रांसफर करते हैं, यानी कि मूव और कॉपी करते हैं, तो भाई कहलाता है डेटा ट्रांसफर, राइट? तो इसका आंसर होगा दूसरे नंबर का। गाइस, यहाँ पर हमारे 20 नवंबर 2016 के पहले शिफ्ट के सारे 52 क्वेश्चन हो चुके हैं। जो भी क्वेश्चन में आपको कुछ भी डाउट होता है तो वो हमारे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, राइट? देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।